ग्रेटर इसराइल। अच्छा, ये एक ऐसा नाम है जो अक्सर सुनने को मिलता है ना, खबरों में, सियासी बहसों में, और हाँ, कभी कभी साजिशी नज़रियात में भी। लेकिन सवाल यह है कि इसका असल मतलब है क्या? क्या ये कोई पुराना मजहबी वादा है, या एक नया सियासी एजेंडा, या कुछ और ही मामला है? तो आज आइए इसी पेचीदा और मुतनाज़ा तस्वुर की गुत्थी सुलझाते हैं। देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं और ये आज भी इतना अहम क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ से शुरू करेंगे, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इस्तिलाह के मायने हैं क्या। फिर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएंगे और इसकी बाइबल और तारीखी जड़ों को खंगालेंगे। वहां से हम देखेंगे कि कैसे एक कदीम ख्याल ने सियोनियत की जदीद सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार की। और आखिर में हम आज की दुनिया पर इसके असरात और इससे जुड़े हुए तनाज़ात का जायजा लेंगे। तो आइए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये ग्रेटर इसराइल है क्या? सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। एक सियासतदान के लिए इसका मतलब शायद मौजूदा सरहदों से थोड़ा आगे का इलाका हो। एक मजहबी स्कॉलर के लिए ये नील से फुरात तक फैली एक वसी सल्तनत हो सकती है। और यही इब्हाम, यही कन्फ्यूजन इस तस्वर को इतना ताकतवर और इतना खतरनाक बनाता है। इस पूरे तस्वुर का मरकज़ इसकी सरहदों का सवाल है। और ये सिर्फ जोग्राफिया की बात नहीं है, बल्कि ये तारीख, मजहब और सियासत का एक संगम है। तो वो कौन सी सरहदें हैं जिनकी बात हो रही है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि यह सवाल किससे पूछा जा रहा है और तारीख के किस दौर की बात हो रही है। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए दो बुनियादी नक्शे जहन में रखने की ज़रूरत है। एक है सियासी नक्शा। ये निस्बतन छोटा है, मतलब मौजूदा इसराइल और फ़िलिस्तीनी इलाके, यानी वो इलाका जो कभी बरतानवी मैंडेट फ़लस्तीन कहलाता था। लेकिन फिर एक दूसरा नक्शा भी है जो बहुत ही बड़ा है। ये है बाइबल का नक्शा, जो मिस्र से लेकर इराक तक फैला हुआ है। तो देखिए, यही दो बिल्कुल अलग अलग तस्वुरात हैं जो एक ही नाम यानी ग्रेटर इसराइल के तहत चल रहे हैं। और सच पूछें तो सारी बहस की जड़ भी यही है। देखिए, ये ख्याल कोई 19वीं सदी में अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो हज़ारों साल पुरानी हैं। इस जदीद सियासी नज़रिए को अगर सही मानों में समझना है तो हमें कदीम किताबों और सल्तनतों की दुनिया में वापस जाना होगा, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो जनाब, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। बाइबल की किताब पैदाइश में खुदा का इब्राहिम से किया गया ये वादा, यही ग्रेटर इसराइल के सबसे बड़े और सबसे पुरअज़्म विजन की बुनियाद है। ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का वादा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सल्तनत का था जो नील और फुरात यानी दो अजीम दरियाओं के बीच फैली हो। यही वो आयत है जो आज भी तौसी पसंदाना नज़रियात को एक तरह का मजहबी जवाज़ फराहम करती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि खुद बाइबल भी इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। किताब पैदाइश एक बहुत बड़े इलाके का जिक्र करती है, लेकिन फिर किताब गिनती में सरहदें बहुत ज़्यादा महदूद और मखसूस बताई गई हैं। फिर किताब इस्तिस्ना एक ऐसे इलाके की बात करती है जो वक्त के साथ साथ फतह किया जाएगा। तो ये कदीम तज़ादात आज तक इस बहस का हिस्सा हैं कि अर्ज़ माऊदा की असल हदूद आखिर हैं क्या। अगर हम तारीख को देखें तो कदीम यहूदी सल्तनतें इस सरजमीन पर बिल्कुल वजूद रखती थीं, जैसे कि दाऊद और सुलेमान के मुत्तहिदा बादशाहत। ये सल्तनतें इस तस्वुर की एक हकीकी शक्ल थीं। लेकिन हकीकत यह है कि इनकी सरहदें भी कभी बाइबल के इस सबसे बड़े वादे यानी नील से फुरात तक नहीं पहुंच पाईं। तो तारीख और मजहबी किताबों के दरमियान ये फ़र्क हमेशा से मौजूद रहा है। अब हम हज़ारों साल आगे आते हैं। 19वीं सदी के आखिर में, जब यूरोप में कौम परस्ती का दौर था, एक कदीम मजहबी और तारीखी ख्वाब को एक जदीद सियासी प्रोग्राम में बदल दिया गया। ये वो लम्हा था जब सायोनित ने ग्रेटर इसराइल के ख्याल को एक नया और बहुत ताकतवर मकसद दे दिया। जदीद सियोनियत के बानी थियोडोर हर्ट्ज़ल ने इस विजन को बिल्कुल नहीं छुपाया। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर दाऊद और सुलेमान के फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया, जिसकी सरहदें तुर्की की पहाड़ियों से लेकर नहरी स्वीज़ तक जाती थीं। ये इस बात का सबूत है कि तहरीक के बिल्कुल आगाज़ से ही बाइबल की कहानियाँ सियासी अज़ाइम का हिस्सा थीं। लेकिन सेहोनी तहरीक के अंदर भी सब लोग एक पेज पर नहीं थे। एक ज़्यादा सख्त गिर धड़ा था जिसे नज़र सानी पसंद यानी रिविजनिस्ट्स कहा जाता था, और वो किसी भी किस्म के समझौते के खिलाफ थे। ऑर्गोन जैसी तंजीमों के लिए ग्रेटर इसराइल का मतलब था दरियाए उर्दन के दोनों किनारों पर मुश्तमिल पूरा इलाका। इनके नज़दीक ये कोई काबिल बहस मामला था ही नहीं, बल्कि एक मुतलक हक था। आर्गुन का निशान तो उनके नज़रिए का एक खुला ऐलान था। पूरे मैंडेट के नक्शे पर एक राइफल और नारा सिर्फ इसी तरह। पैगाम बिल्कुल साफ था, ये ज़मीन मुज़ाकरात से नहीं बल्कि ताकत के जोर पर हासिल की जाएगी।
پھر 1937 میں برطانوی پیل کمیشن نے ایک بم پھینکا، تقسیم کی تجویز۔ اس نے سایونی تحریک کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ کیا وہ ایک چھوٹی نامکمل ریاست قبول کر لیں یا پھر اپنے گریٹر اسرائیل کے پورے خواب پر ڈٹے رہیں؟ اس فیصلے نے تحریک کے اندر گہری دراڑیں ڈال دیں۔ اب دیکھیں، ڈیوڈ بین گوریون جیسے جو بڑے لیڈر تھے نا، وہ بھی اس تقسیم کو کوئی آخری حل نہیں مان رہے تھے۔ ان کے لیے تو ایک چھوٹی یہودی ریاست کا ملنا یہ منزل نہیں تھی، بلکہ سفر کا آغاز تھا۔ مطلب یہ ایک اسٹریٹجک قدم تھا، ایک ایسی بنیاد جس پر کھڑے ہو کر مستقبل میں پورے ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ یہاں تک کہ ٹم وائزمین جیسے رہنما، جنہیں زیادہ عملی سمجھا جاتا تھا، انہوں نے بھی وسیع سرحدوں کے امکان کو کھلا رکھا۔ ان کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ بھلے ہی وہ تقسیم کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے ذہن میں بھی ریاست کی حتمی سرحدیں ابھی تک غیر واضح تھیں اور ممکنہ طور پر بہت زیادہ وسیع تھیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی تاریخ کی کتابوں سے نکل کر آج کی خبروں کی سرخیوں میں آ جاتی ہے۔ یہی قدیم تصور آج بھی جدید سیاست کی شکل بدل رہا ہے، بستیاں بسا رہا ہے اور ایک ایسے تنازع کو ہوا دے رہا ہے جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ حالیہ تاریخ میں اس نظریے کا سفر اتار چڑھاؤ سے بھرا رہا ہے۔ 1967 کی جنگ نے اس خیال کو ایک نئی زندگی بخش دی، جب اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غزہ پر قبضہ کیا۔ پھر 1977 میں مناچم بیگن کی جیت نے اس نظریے کو پہلی بار اقتدار میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد 2008 میں ایک وقت ایسا لگا کہ یہ خواب شاید دم توڑ رہا ہے، جب وزیر اعظم اولمرٹ نے کہا کہ گریٹر اسرائیل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خیال حالیہ برسوں میں ایک بار پھر پوری طاقت کے ساتھ واپس آیا ہے۔ اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے۔ حال ہی میں 2025 میں وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی گریٹر اسرائیل کے ویژن سے اپنی وابستگی کو دہرایا۔ یہ بیان اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ تصور اسرائیلی سیاست کے مرکز میں آج بھی کتنا زندہ اور متحرک ہے۔ یہ نظریہ صرف سیاست تک ہی محدود نہیں، اس نے اپنی ایک الگ میتھولوجی بھی بنا لی ہے۔ شاید سننے میں آیا ہو کہ اسرائیلی پرچم کی 2 نیلی پٹیاں دراصل نیل اور فرات کی علامت ہیں۔ حالانکہ سرکاری وضاحت یہ ہے کہ یہ ڈیزائن یہودی دعائیہ شال سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح 10 اگورٹ کے سکے پر ایک نقشے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک قدیم سکے کی نقل ہے۔ یہ تنازعات دکھاتے ہیں کہ یہ خیال لوگوں کے ذہنوں پر کس قدر گہرا اثر رکھتا ہے۔ تو آج اس نظریے کا پرچم کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کے حامی آج بھی اسرائیلی سیاست میں بہت با اثر ہیں۔ ان میں لیکود پارٹی کے سخت گیر دھڑے، مذہبی سیونی جماعتیں اور بزالیل سموٹرچ جیسے وزراء شامل ہیں، جو کھلے عام ایسے نقشے پیش کرتے ہیں جن میں اردن اور دیگر علاقے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا خواب صرف تاریخی کتابوں تک محدود نہ رہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا گریٹر اسرائیل ایک قدیم مذہبی بلو پرنٹ ہے جسے پورا کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ایک جدید سیاسی ویژن ہے جو اپنے مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرتا ہے؟ شاید سچ ان دونوں کے درمیان کہیں ہے، لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے، جب تک سرحدوں کے نقشے مذہبی عقائد اور تاریخی کہانیوں سے بنائے جائیں گے، یہ تصور اس خطے کے حال اور مستقبل پر اپنے گہرے اور اکثر تباہ کن اثرات مرتب کرتا رہے گا۔